नमस्कार दोस्तों हमारी आज की कहानी है सेवा। पूजा की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था, पर उसकी फिक्र किसी को नहीं थी। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। जेठ जेठानी, ननद नंदोई सब अपने अपने घर जाने की तैयारी में लगे थे। पति अनुज के यह शब्द अभी तक उसके कानों में गूंज रहे थे। तुम्हें तो मैं अपनी माता पिता की सेवा के लिए लाया हूँ। इससे ज्यादा तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। बार बार उसके दिमाग में यही बात घूम रही थी कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। अनुज अभी थोड़ी देर पहले ही अपनी नौकरी पर चला गया। इतने में उसकी नंद कमरे में आई और बोली, भाभी कब तक यूं आंसू बहाते रहोगी? भैया ने अभी जाते जाते बोला कि आपको माँ पापा की सेवा के लिए लाया है, तो अपना फर्ज निभाओ और जब तक माँ पापा हैं तब तक यहीं रहो। उसके बाद ही भैया तुम्हें साथ लेकर जाएंगे। इतने में जेठानी ममता भी उसके कमरे में आई और आते ही बोली, अरे हम जा रहे हैं, हमें हंसकर तो विदा करो। क्या रोना धोना लगाकर रखा है? पति बाहर कमाने ही तो गया है, वापस भी आ जाएगा। और कमाएगा नहीं, तुम्हें खिलाएगा क्या? कोई पहली बार तो बाहर गया नहीं है जो तुम इतना नाटक कर रही हो, तमाशा फैला रही हो। लेकिन पूजा पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा। इतने में ही सासू माँ भी कमरे में आ गई और आते ही बोली, यह क्या रोनी सूरत बना रखी है? अब पति कमाने भी नहीं जाएगा क्या? चलो उठो और इन दोनों को जल्दी से खुशी खुशी विदा करो। पर पूजा ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। यह देखकर वह तीनों कमरे से बाहर आ गई और नंद देवरानी अपने अपने पतियों के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। इधर सासू माँ भी पूजा के कमरे में आई और आते ही डांटने लगी, यह क्या नाटक लगा रखा है बहू? घर में बच्चे आए थे, तुमने उससे ठीक से बात तक नहीं की और बच्चे की तरह जिद करके बैठी हो कि पति के साथ जाना है। अरे पूरी जिंदगी तो उसी के साथ रहना है तुझे। कुछ दिन हमारी सेवा कर लेगी तो तेरा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। चुपचाप उठ, रसोई का काम खत्म कर। आजकल की बहू तो सास ससुर की सेवा करते ही रोना आता है। न खुद सेवा करती है और न ही अपने पति को सेवा करने देती है। बस कह देती है, मुझे तो पति के साथ रहना है, जैसे पति के सिवाय कोई है ही नहीं। बोलती हुई सासू माँ विमला जी कमरे से बाहर चली गई। पूजा चुपचाप सासू माँ की बातें आंसुओं के साथ सुनती रही। 1 साल हो चुका था उसकी शादी को। घर के सबसे छोटे बेटे अनुज की पत्नी बनकर आई थी इस घर में। यह शादी अनुज के पिता विनोद जी ने करवाई थी। अच्छा खासा उनका रुतबा था। उन्होंने अपनी ईमानदारी से बहुत नाम कमाया था, पर उनके बच्चों को उनकी कभी भी कद्र नहीं थी, न उनके मान सम्मान का ध्यान था। बच्चे तो बच्चे, बड़ी बहू भी ऐसी ही थी, पर वह तो अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहती थी। ऊपर से पत्नी विमला जी भी किसी की इज्जत नहीं करती थी। जो उनके मुंह में आता था वह बोल देती थी। पूजा विनोद जी के दोस्त की बेटी थी। बिन माँ की बच्ची होने के बावजूद भी उसमें संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। परिवार को परिवार समझकर चलती थी कि यही आदत विनोद जी को पसंद आई। लेकिन कोई भी पूजा को घर में बहू बनाकर लाना नहीं चाहता था। विनोद जी के सामने कोई भी कुछ बोल नहीं पाया और पूजा इस घर में बहू बनकर आ गई। लेकिन विनोद जी के बिस्तर पकड़ने के बाद पूजा की कोई भी इज्जत नहीं रही। अब तानों की बौछार और ज्यादा हो गई थी। बिस्तर पर पड़े पड़े उन्हें उसकी हालत देखकर बहुत दुख होता था, लेकिन कर भी क्या सकते थे। परिवार वालों को तो मौका मिल चुका था अपना मुंह खोलने का। उन्होंने अपनी मर्जी थोप कर पूजा की शादी तो करवा दी, पर यह शादी शादी न होकर पूजा के लिए बर्बादी हो गई। क्योंकि अनुज नौकरी तो इस शहर में भी कर सकता था, पर जानबूझकर दूसरे शहर में ट्रांसफर करवा लिया। वहाँ वह किसी और लड़की से प्यार करता था जिसका नाम रुचि था,
और जल्द ही वह उससे शादी करने वाला था। शादी के ही बारे में बात करने वह इस बार आया था। पिताजी से मिलने का तो सिर्फ बहाना था। सिवाय पूजा के सारे लोग विनोद जी के कमरे में इकट्ठा हो गए और उन्हीं के सामने सबने फैसला लिया कि पिताजी के मृत्यु के बाद यह शादी होगी। पूजा जब चाय लेकर कमरे में आ रही थी तो बाहर से ही उसने सारी बातें सुन ली। सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर भी वह अपनी भावनाओं और आंसू को रोकते हुए कमरे में आई। सबके चाय पी के चले जाने के बाद अंत में बाबूजी को चाय पिलाकर जब जाने लगी तो बाबूजी ने कहा, इस बार तू भी अनुज के साथ चली जाना। पूजा जानती थी कि अनुज अपने साथ नहीं रखेगा, फिर भी वह बाबूजी की खुशी के लिए अनुज के साथ जाने की जिद करने लगी। विनोद जी अपने जीते जी एक फैसला करके जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास हो चुका था कि अनुज अब पूजा को नहीं रखेगा और उनके मरने के बाद वह बेसहारा हो जाएगी, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु भी उसकी शादी के 6 महीने बाद ही हो चुकी थी। इसलिए अगले दिन ही उन्होंने पूजा से कहकर अपने दोस्त को फ़ोन किया और उन्हें घर पर बुला लिया। लेकिन घर पर किसी को पता नहीं था कि उन्होंने अपने दोस्त को क्यों बुलाया है, यहाँ तक कि पूजा को भी नहीं। पर उन्होंने इतना जरूर कहा था कि अपना हक मत छोड़ना। तभी तो पूजा को कुछ भी समझ में नहीं आया था। 1 महीने के बाद विनोद जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। फिर से परिवार के सारे सदस्य एक साथ एकत्रित हुए। इस बार अनुज के साथ रुचि भी आई हुई थी। अनुज ने रिश्तेदारों को बताया कि वह मेरी दोस्त है। जब देर भी हो गया तो परिवार के सारे सदस्य कमरे में बैठे हुए थे। पूजा उस समय रसोई में काम कर रही थी। विमला जी ने पूजा को आवाज़ लगाया। पूजा आई तो अनुज तलाक के पेपर निकालते हुए पूजा से कहा, देखो मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, मैं तुम्हें अपनी माता पिता की सेवा के लिए लाया हूँ। इससे ज़्यादा मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। अब मैं तुम्हें किसी अंधेरे में नहीं रखना चाहता। तुम्हें रहना है तुम आराम से रहो, क्योंकि तुम्हारा कोई अपना घर नहीं है। तुम्हारा खर्च हम उठा लेंगे। यहाँ रहकर मेरी माँ की सेवा करो। पर अब मैं रुचि के साथ शादी कर रहा हूँ, इसलिए तुम इन पेपर्स पर साइन कर दो। पूजा दंग रह गई। उसे पता तो था यह होगा, लेकिन इतनी जल्दी होगा पता नहीं था। इतने में विनोद जी का दोस्त वहाँ एक वकील को लेकर आ गया, तो उन लोगों ने बातचीत का मुद्दा ही बदल लिया। वहाँ बैठते ही उन्होंने कुछ पेपर्स निकाले और वकील साहब को देते हुए बोले, यह वसीयत विनोद जी ने 1 महीने पहले ही बनवाए थे। वकील साहब जरा पढ़कर सुनाइएगा। सबको विनोद जी के साइन भी दिखा दीजिए। उनकी बातें सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। विमला जी बोली, तो आप उस दिन वसीयत के लिए यहाँ आए थे? जी भाभी जी, पर आपने तो मुझे बताया नहीं। कैसे पता चलता आपको भाभी जी? आप भाई साहब के बिस्तर पकड़ने के बाद आप बैठी कब उनके पास? पूजा के अलावा कोई भी उनके पास नहीं आता था उनसे बात करने के लिए। उनकी बातें सुनकर विमला जी ने मुंह बना लिया। ठीक है, पढ़िए। वैसे भी प्रॉपर्टी हम लोगों में ही बंटनी है। वकील साहब ने वसीयत खोली तो सबके दिलों की धड़कनें बढ़ गई। उन सबको यह जानना था कि किसके हिस्से में कितना क्या आया है। तभी वकील साहब ने पढ़ना शुरू किया। मैं विनोद सिंह अपने होशो हवास में यह वसीयत तैयार करवा रहा हूँ। इस वसीयत के अनुसार मैं अपने तीनों बच्चों को प्रॉपर्टी से बेदखल करता हूँ, क्योंकि जीते जी इन्होंने कभी मेरा मान सम्मान नहीं रखा, मेरी अहमियत नहीं समझी। इस प्रॉपर्टी के 2 हिस्से होंगे। एक हिस्सा मेरी पत्नी विमला को दिया जाएगा ताकि वह बुढ़ापे में बच्चों पर निर्भर ना रहे। दूसरा हिस्सा मैं अपनी छोटी बहू पूजा के नाम कर रहा हूँ। उस बच्ची ने मेरी सेवा अपने बच्चों से भी बढ़कर की है, इसलिए इस हिस्से की वह पूरी हकदार है। यह सुनकर सबको जोर का झटका लगा। नंद गुस्से से बोल उठी, ऐसे कैसे पापा हमें प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं? हम उनके बच्चे हैं, हमारा पूरा हक है इस प्रॉपर्टी पर। हम कोर्ट में जाएंगे, आपको जहाँ जाना है जाइए। वसीयत विनोद जी ने खुद बनवाई थी।
कोई भी कोर्ट वसीयत के विरुद्ध जाकर आपको आपका हक नहीं दिलवा पाएगा। वकील ने कहा। विमला जी को उनके कागज दे दिए और प्रीति के नाम की जो कागजात थे वह यह कहकर लेकर चले गए कि विनोद जी ने हमसे अनुरोध किया था कि आपको अभी कागजात नहीं दिए जाएं, आप हमसे बाद में ले लीजिएगा। उनके जाते ही घर जैसे जंग का मैदान बन गया। देखो, सेवा के बहाने इसने प्रॉपर्टी नाम करवा ली। इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ। जेठानी बोली। क्यों री, यही बात करने जाकर बैठती थी तू उनके पास? मेरे बच्चों का हक छीन रही है तू। शराफत से इनका हक दे दे। तेरा इस प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं है। हाँ पूजा, वह प्रॉपर्टी तुम वापस करो और इस तलाक के पेपर पर साइन करो। बस बहुत हो गया। हम मानते हैं कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ रहकर माँ की सेवा कर लेना। हम तुम्हारा खर्चा उठा लेंगे। अनुज ने बेशर्मी से कहा। पूजा को सुनकर गुस्सा आ गया। मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारी माँ को गोद नहीं लिया जो तुम यह बात कह रहे हो। और किस हक से कह रहे हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है? मेरे पास इस प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा है। पापा जी ने भी कहा था अपना हक बिल्कुल मत छोड़ना। मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैं अपना भला बुरा खुद देख लूंगी। अच्छा, तो तू मेरे बच्चों का हक मारना चाहती है? ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। विमला जी बीच में ही बोली। क्यों माँ जी, बिना सेवा के ही मेवा चाहिए आपको? आपने और इन लोगों ने कभी भी पिताजी का सम्मान तो किया नहीं। उनके सामने बैठकर ही उनके मरने की बातें करती थी। आपको क्या लगता है उस दिन बंद कमरे में आप लोग जो बातें कर रहे थे मुझे सुनाई नहीं दी? वकील साहब ने कहा आपको जिस कोर्ट में जाना है जाइए। रही मेरी बात तो मैं फिलहाल घर से जा रही हूँ और तलाक के पेपर पर साइन तभी करूँगी जब प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। इतना कहकर पूजा वहाँ से चली गई। उसके इस व्यवहार से सब लोग हैरान रह गए। कहाँ सीधी सादी समझते थे और इतनी तेज तर्राज निकली। वहाँ से निकलकर पूजा विनोद जी के दोस्त के यहाँ गई। कुछ दिनों के बाद आधी प्रॉपर्टी उसके नाम हो गई। उसने तलाक के पेपर पर साइन कर दिया और एक छोटा सा फ्लैट ले लिया। साथ ही जॉब करने लगी और आत्मनिर्भर हो चुकी थी। और यहाँ विमला जी अकेली रह गई क्योंकि उन्होंने पूजा को कभी बहू का दर्जा दिया ही नहीं था। बाकी कोई बेटा उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।